हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो ये देखिए क्लास 12th का भूगोल है। चैप्टर का नाम है मानव विकास। तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझिएगा। इसमें देखिए दो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, 3 नंबर के पूछे जाते हैं। कभी कभार इससे क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उठा देता है। वैसे अधिकतर यही दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तब बन जाता है कि जब पूछ देता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले आपको वृद्धि किसे कहते हैं वो बताते हैं। वृद्धि में देखिए क्या होता है, यह मात्रात्मक परिवर्तन होता है। बस आपको क्या चीज याद रखनी है, परिवर्तन याद रखना है। कैसा होता है वृद्धि में परिवर्तन? मात्रात्मक परिवर्तन। इसका मूल्य कैसा होता है? मूल्य क्या होता है? निरपेक्ष होता है। क्या? निरपेक्ष होता है। और इसमें क्या चीज याद रखनी है, वृद्धि देखिए क्या क्या होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। 3 चीज आप याद रखेंगे, परिभाषा अपने आप याद रहेगा। अब यहाँ पर देखिए वृद्धि किसे कहते हैं, तो वृद्धि देखिए इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है, इसका मूल्य निरपेक्ष होता है, या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। वहीं अगर विकास की बात की जाए तो विकास में देखिए गुणात्मक परिवर्तन होता है, इसका मूल्य सापेक्ष होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या, धनात्मक वृद्धि ही देखने को मिलती है। विकास में ऋणात्मक वृद्धि आप नहीं देखेंगे। इस तरह से आप क्या इन दोनों का परिभाषा लिख देंगे और तो डिफरेंस अपने आप ही आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला चीज मैं बताता हूं कि मानव विकास किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव विकास किसे कहते हैं आपसे पूछेगा, किसी विद्वान के तहत या डॉक्टर मकबूल उल हक के अनुसार ही पूछेगा। तो विकास किसे कहते हैं? ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनको जीवन में क्या सुधार लाता है, वो क्या होता है? मानव विकास कहलाता है। ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता हो और उनके जीवन में सुधार लाता हो, वह कैसा होता है? वही मानव विकास कहलाता है। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th जब पास किया तो आपके पास ऑप्शन आ रहा था कि आप मैथ लेंगे कि आप आर्ट साइड में आएंगे। तो आपके पास विकल्प आ गया ना कि आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, आप मैथ को नहीं पढ़ना चाहते हो तो उसे छोड़ सकते हो। तो आप ज्योग्राफी पढ़कर क्या किए, एक विकल्प ढूंढे और उस विकल्प के जरिए क्या अपना विकास अच्छे से कर सकते हो। वही चीज इस परिभाषा में कहने का तात्पर्य था। अगला प्रश्न देखिए, ये 6 नंबर का बनता है और ये भी नीचे वाला भी 6 नंबर का बनेगा। मानव विकास के स्तंभ कितने हैं, उन्हें परिभाषित कीजिए व्याख्यात्मक रूप से। तो मानव विकास के निम्नलिखित कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ है। कौन कौन सा है? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो मानव विकास के स्तंभ निम्नलिखित 4 हैं। पहला है आपका समता। तो समता किसे कहते हैं? समता का आशय ऐसे समाज या प्रदेश से है जिसमें निवासित प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों की क्या समान पहुंच की व्यवस्था की जाए। जैसे देखिए मान लीजिए उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जैसे कोई योजना लागू आई है और उस योजना का लाभ अगर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी यानी हर प्रकार की जातियों को उसका लाभ मिल रहा है तो वह समता के अंतर्गत आएगा। मान लीजिए योजना आई वह सिर्फ जनरल वालों के लिए है, ओबीसी वालों के लिए है, एससी, एसटी वालों के लिए नहीं है, तो वह समता के अंतर्गत क्या नहीं आएगा। समता का आशय है कि ऐसे समाज या प्रदेश से में जिसमें निवासित प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी अवसर आ रहा है तो उसका क्या समुचित यानी समान प्रकार से उसका उपयोग कर सके। सतत पोषणीयता का क्या अर्थ है? समता हो गया पहला, दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का देखिए क्या सीधे से मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में पर्यावरणीय और मानवीय संसाधनों का उपयोग, अगर किसी क्षेत्र में पर्यावरणीय वित्तीय संसाधन है उसका जो है हमें उपयोग इस प्रकार विवेक ढंग से करना है जिससे आने वाली पीढ़ी भी क्या उसका यूज कर सके। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या है, तेल बिच रहा है जो आपका पेट्रोल डीजल है। इस समय उत्तर प्रदेश में तेल और पेट्रोल खूब है। हम लोग क्या किए, तेल और पेट्रोल को क्या उपयोग किए और दूसरे देशों में पूरा उत्तर प्रदेश का तेल और पेट्रोल बेच दिए। तो जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे आप लोगों के जो शादी विवाह होगा तो जो आपके बच्चे होंगे वो लोग उत्तर प्रदेश में जानेंगे ही नहीं कि यहाँ पर तेल पेट्रोल था कि नहीं था, वो लोग इसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि आप अपने विवेक से इस प्रकार से उपयोग कीजिए किसी भी वस्तु का जिससे आने वाली आपकी पीढ़ी भी क्या उसका उपयोग कर सके। इसमें तीसरा क्या है, उत्पादकता। उत्पादकता का आशय सीधे से सीधे इसमें बताया है कि मानव श्रम से है।
मानव श्रम जितना अधिक करेगा उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई किसान है, वो फसल उगाया है, वह श्रम अपने खेतों में नहीं कर रहा है, यानी काम धंधा नहीं कर रहा है, बस बीज छींट के आया गेहूं धान और सोचा कि हो जाएगा। उसको ना पानी दे रहा है, ना मेड़िया रहा है, ना कुछ भी नहीं कर रहा है, कहीं उसमें रोग पकड़ लिया, दवा नहीं छिड़का, तो क्या होगा, उसका फसल पूरा बर्बाद हो जाएगा। वह उत्पादन तो करने के लिए सोचा लेकिन श्रम ही नहीं किया। तो उत्पादकता में सीधे से सीधे यही आशा है, इसमें मानवीय श्रम को अधिक महत्व दिया गया है। अब उसमें देखिए मानव को उनमें स्वास्थ्य सेवा शिक्षा दिया जाए, जिससे वो क्या अपने आप को मेंटेन रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता को हासिल कर सकें। सशक्तिकरण, देखिए सशक्तिकरण जो है वो आपका सीधे से सीधे आपसे इससे संबंधित था, मानव विकास से हल्का। तो देखिए सशक्तिकरण में क्या होता है, अपने विकल्प को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने की क्रिया को क्या सशक्तिकरण कहते हैं। अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने की क्रिया को सशक्तिकरण कहते हैं। जैसे देखिए वही उदाहरण फिर से आपको मैं समझाता हूँ, जैसे आप, क्योंकि सरल उदाहरण अगर आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अपने दिमाग से आप लोग खुद एक नया उदाहरण बना सकते हो। जैसे आप 10th पास किए, आपके पास विकल्प था कि इंटर में हम आर्ट साइड लेके इंटर कर सकते हैं। अगर यही विकल्प नहीं होता, सिर्फ मैथ ही इंटर में करना होता, तो क्या आप पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। तो आपको विकल्प चुनने के लिए एक शक्ति दी गई है, हाँ आप इस साइड जाकर आप कुछ अच्छा कर सकते हो। तो सशक्तिकरण में यही है कि अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने की क्रिया को हम क्या सशक्तिकरण कहते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न बनता है कि मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं। तो मानव विकास के उपागम निम्नलिखित 4 हैं। पहला कौन सा है? बहुत ही बकवास प्रश्न है ये, अगर इस पाठ को देखा जाए तो 3-4 प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन और प्रश्न एकदम बकवास हैं। तो बकवास क्या, पढ़ने में देखिए उन्हीं पाठों में ज़्यादा मज़ा आता है जो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपका पहला पाठ है, दूसरा पाठ है, ये सब थोड़े काफ़ी अच्छे हैं। तीसरा भी पाठ आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, चलिए मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं। पहला है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम, चौथा है क्षमता उपागम। तो आय उपागम में क्या होता है? आय उपागम में यह देखा जाता है कि किसी भी मानव को जो है स्थिति परिस्थिति का निर्धारण उसके आय से किया जाता है। मान लीजिए कि आपके पास पैसा है तो आप आसानी से क्या 10-20 हज़ार देकर कोचिंग कर लोगे, 10-20 हज़ार लेकर कहीं पर एडमिशन ले लोगे। या आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप क्या 2-2.5 लाख का क्या गाड़ी खरीद लोगे, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करोगे, घर अपना बना लोगे। वही जिसके पास पैसा नहीं है वह न पढ़ पाएगा और न ही गाड़ी खरीद पाएगा और न ही घर बना पाएगा, वह झुग्गी और झोपड़ी बनाकर क्या रहेगा। तो आय उपागम में यही देखा जाता है कि जिसके पास ज़्यादा आय होगा वह अपना जीवन क्या है अच्छे तरह से गुजारा कर सकता है। अगला है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम में देखिए क्या किया गया है, कल्याण आपका तभी हो सकता है जब आपको स्वास्थ्य, शिक्षा और आपको क्या आवास यानी रहने पीने की सुविधा दी जाए, तभी आपका क्या होगा कल्याण होगा। अगर आपको शिक्षा न दिया जाए तो आप एक असभ्य मानव हो जाओगे, यानी जानवरों की तरह। तो कल्याण उपागम में देखिए यह ज़्यादा जोर देता है, सरकारी व्यय को ज़्यादा जोर देता है। जब सरकार आप पे ज़्यादा खर्चा करेगी, आपके शिक्षा पर फ्री कर दे, आपका आप बीमार होते हैं तो आपका चिकित्सा जो स्वास्थ्य है उसको फ्री में इलाज कराए, आप बीमार होते हैं, आपको आवास दे, अगर आपको खाने पीने की सुविधा दे, तब आपका क्या होगा कल्याण होगा। और जब आप कमाएंगे आपका जितना पैसा बचेगा उसको आप अपने उपभोग में लगाओगे। और जब आप सरकार ना आपको शिक्षा दे रही है, ना रहने के लिए घर दे रही है, ना कुछ कर रही है, तो आप जितना कमाओगे वो सब क्या उसी में खर्चा हो जाएगा। तो आपका विकास कहाँ से होगा, कल्याण होगा नहीं हो पाएगा। अब देखिए तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम में देखिए इसका प्रतिपादन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किया था। इसमें मानव की 6 आधारभूत आवश्यकताओं को रखा गया है। 6 आधारभूत आवश्यकता कौन कौन सी हैं? पहला है आपका क्या है चिकित्सा है, दूसरा है आपका है क्या है शिक्षा है, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, इसके बाद आपका घर है, इसके बाद आपका जल है, इसके बाद आपका क्या है स्वच्छता है।
कितना हुआ, 1 2 3 4 5, शिक्षा चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, आवास हो गया, जल हो गया, स्वच्छता हो गया। और इसमें एक चीज़ और मैं भूल रहा हूँ, क्या होगा, चलिए देख लेता हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ से भूल रहा हूँ, बता देता हूँ तब पर भी। भोजन हो गया, भोजन को तो मैं भूल ही गया। भोजन क्या है, भोजन। इसमें देखिए मानव की 6 आधारभूत आवश्यकताओं को रखा गया है, चिकित्सा, शिक्षा, घर यानी आवास, जल, स्वच्छता और भोजन। ये मानव की क्या है, 6 आधारभूत आवश्यकताएं हैं। सभी मानव को ये 6 चीज़ें क्या प्राप्त होनी चाहिए। जब वो 6 चीज़ें इन लोगों को प्राप्त हो जाएगा तो अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकता है। ये मानव की आधारभूत आवश्यकता है, मेन चीज़ है। अगर किसी को चिकित्सा ना मिले तो वो मर जाएगा, किसी को शिक्षा ना मिले तो वो अपना जीवन कायदे से व्यतीत नहीं कर सकता, असभ्य हो जाएगा। किसी को घर ना मिले रहने के लिए तो ठंडी मार देगा, लू मार देगा, बाढ़ आएगा तब पर भी बहा के मर जाएगा। जल ना दिया जाए, एक भी जल तो वो मर जाएगा जल के बिना। स्वच्छता नहीं रहेगा तो बीमारी फैलेगी, वैसा ही मर जाएगा। अब भोजन न दिया जाए तो बात ही अलग है, तो तुरंत मर जाएगा। तो इस तरह से आपका पाठ जो है काफ़ी अच्छे तरीके से समाप्त हो गया। अब पढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इस पाठ को देखिए मैं एक दिन लाइव किया था, यानी जो नोट्स है उसको भी स्क्रीन पर दिख रहा था, लेकिन क्या हुआ उस समय हम थोड़ा कम उत्साह भी था पढ़ाने में और मज़ा भी नहीं आ रहा था उस वक्त, क्योंकि हमारी जो आवाज़ थी वह आपको नहीं सुनाई दे रही थी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं 2 दिन पढ़ाने का ये पाठ प्रयास किया, लेकिन एक न एक दिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो ख़राब हो जाता था, जो कि मैं अपलोड नहीं करता था। क्योंकि अगर वीडियो में थोड़ा सी भी कम एनर्जी लगेगी आपको हमारे पर, तो आपको देखिए थोड़ा कम मज़ा आएगा और हमें भी कम मज़ा आता है। और जब फुल एनर्जी रहती है तो फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में अगले पार्ट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।